हेलो क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, जो हमारा नेबर कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। आपको पता है कि जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूसली रिजर्वेशन बढ़ाया गया बांग्लादेश के अंदर, और अब एक ऐसा सीन वहाँ पे क्रिएट हो गया है कि लोग बोल रहे हैं कि इस रिजर्वेशन सिस्टम को ख़त्म कर दो। और फाइनली जो है बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे आ गए, बाहर सड़कों पे उतर गए, और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। 2018 में ही देखो तो इसका बैकग्राउंड, 2018 में जब हाई कोर्ट ने बोला था कि थोड़ा सा कम करो रिजर्वेशन, तभी से ये चीज़ें चल रही थी। और अभी प्रेजेंट जब सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे बयान दिया, जो बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद से ये चीज़ें काफ़ी बदल गई। पिछले एक मंथ के अंदर अगर हम देखें, डेटा की बात करें, तो मोर देन 500 वहाँ पे डेथ हो चुकी है। बहुत सारी जगहों पे देखो तो आगजनी, हत्या चल ही रहा है, वहाँ पे दंगा फसाद कंटिन्यूसली, ठीक है। और कल जब हमें ये पता चला कि शेख हसीना जो है उन्होंने रिजाइन दे दिया और वो बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया आ गई, तो जब से वो इंडिया आई है तब से हम क्या देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो पीएम का आवास था उसको भी वेंडलाइज कर दिया गया। लोग जाके वहाँ पे उसके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, वहाँ पे उनका किचन यूज कर रहे हैं, तोड़ फोड़ मचाया हुआ है कंटिन्यूसली। तो इंडिया के लिए देखो एक बहुत बड़ा कंसर्न, एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि शेख हसीना 2009 के आसपास जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी, उसके बाद इंडिया के साथ जो था टाई अप अच्छा खासा बांग्लादेश का बढ़ा। और अगर आप देखो तो नेबर फर्स्ट पॉलिसी के अंदर हम बांग्लादेश के साथ अच्छा खासा हमारा रिश्ता है, हम ट्रेड करते हैं। इवन अगर आपको याद होगा तो 1971 में इंदिरा गांधी जी उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ही हमने ये देखा था कि हमने ईस्ट पाकिस्तान के, बेसिकली पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे हमने। जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उसे हमने बांग्लादेश का नाम दे दिया था, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके ये सारी चीजें। जैसा कि आप न्यूज में देख सकते हो कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, शेख हसीना जो है बांग्लादेश से बाहर निकल चुकी है, इंडिया के अंदर भी इन्होंने स्टे किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो क्या है न्यूज में उसको देख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको ना बांग्लादेश का एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ। आपको पता है कि जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के ऊपर ही आपको बांग्लादेश दिखता है। इंडिया के मल्टीपल स्टेट के साथ, जस्ट लाइक वेस्ट बंगाल, असम, इन सब के साथ यहाँ पे ये बॉर्डर शेयर करता है। अगर आप लोकेशन देखो तो जो ये वाला लोकेशन आपको दिख रहा है, यही लोकेशन है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से पहले जाना जाता था। देखो, पाकिस्तान का ये पार्ट पहले हुआ करता था, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर हुआ, जिसमें इंडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया, उसके बाद फाइनली जो है ये बांग्लादेश बन गया था, ठीक है। और देखो, इंडिया के लिए कंसर्न ये क्यों था, 1971 की भी अगर बात करें तो आप समझो आधा पाकिस्तान इधर, आधा पाकिस्तान इधर था। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था कि पाकिस्तान हमें दोनों तरफ से घेर रहा है। ऊपर चाइना आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है कि चाइना के साथ हमारी बनती नहीं है। पीओके वाला रीजन यहाँ पे ऑलरेडी डिस्प्यूटेड था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी था कि हमें एक ठोस कदम उठाना था। लिबरेट होने के बाद कई बार वहाँ पे चीज़ें बदली, कभी एंटी इंडियन गवर्नमेंट बनी, कभी वहाँ पे एंटी इंडिया और कभी सपोर्टिव भी गवर्नमेंट बनी। लेकिन जब शेख हसीना आई तो उसके बाद सब कुछ हालात सुधर गए थे। अब देखो वहाँ पे अभी क्या हुआ है कि जब शेख हसीना वहाँ से निकल गई तो वहाँ के जो आर्मी के चीफ है उन्होंने बोला है कि जल्दी से जल्दी जो है इंतरिम सरकार बनाया जाए। और इंतरिम सरकार के लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात वहाँ पे की गई है। आपको पता है कि बहुत सारी डेथ हो गई है यहाँ पे। लोगों को ये लग रहा है, खास करके जो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट हैं उनको ये लगता है कि जो शेख हसीना है वो बेसिकली उन लोगों को सपोर्ट कर रही है, उन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा रही है, उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब देना चाह रही है जो या तो उनकी पार्टी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है या उनको सपोर्ट करते हैं। अब जो आवामी लीग है ये कहीं ना कहीं 1917 वॉर से भी जुड़ा हुआ है। तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो बंगाल लिबरेशन के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स आपको दिखते हैं, बांग्लादेश लिबरेशन के अंदर सॉरी, तो जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ लड़ा था तो उन्हें करीब करीब 30% का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया था। और जब ये रिजर्वेशन बढ़ा तो फिर लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने लगे लोग भी,
क्योंकि देखो यहाँ पे है कि अगर ये रिजर्वेशन बढ़ता जाएगा कंटिन्यूसली तो आम आदमी क्या करेंगे, जरूरी थोड़ी कि सबके बाप दादाओं ने वहाँ पे फ्रीडम फाइटर में लड़ाई करी होगी, फ्रीडम के फाइट में। तो ये सारी चीज़ें जो है और धीरे धीरे ये वायलेंट रूप ले लिया। आप देख सकते हो कि कैसे आगजनी वगैरह हो रही है, बहुत सारी डेथ हो गई। एग्जैक्ट फिगर कहीं पे मेंशन नहीं है, अगर आप फिगर्स को बाय पार्ट में देखोगे तो मोर देन 500 डेथ्स हो चुकी है। और इंडिया के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, देखो ये सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे समझिए। मैं देखो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बांग्लादेश देखो कहीं ना कहीं ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है इन सब से यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में ऑलरेडी रोहिंग्या वाला क्राइसिस आप देख चुके हो। सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे कि इंडिया के अंदर जो यहाँ पे इंसर्जेंसी होती है वो नॉर्थ ईस्ट से ही होती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर बांग्लादेश में राइट्स चलेंगे, प्रोटेस्ट चलेंगे, तो वहाँ की जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर आने की कोशिश करेगी। इससे हमारे ऊपर हमारा एक सिक्योरिटी थ्रेट भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो आप फिलहाल तो समझ गए कि क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है। अब हम रीजन्स को एक बार देख लेते हैं कि जो 5 रीजन्स है, 5 मेन रीजन्स जो है उसके बारे में। तो मैंने आपको पहले ही ये समझाया था कि जो 30% यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता था किनको, तो द डिसेंडेंट ऑफ द वेटरन्स ऑफ द बांग्लादेश फ्रीडम फाइट, 1971 का जो लिबरेशन वॉर हुआ था उसके अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके जो घर वाले हैं, फैमिली मेंबर हैं, उनको करीब करीब 30% का ये चीज़ यहाँ पे कोटा का रिजर्वेशन दिया जाता था। ठीक है, और ये चीज़ जो देखो ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता चला गया रिजर्वेशन का। फाइनली जो है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कि एक कम्युनिटी को ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे, अदर्स को बहुत कम मिलेंगे। तो जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था वो यहाँ पे एग्जिएशन करना शुरू कर देंगे, वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं ऐसा कैसे। ठीक है, अब शेख हसीना की एक बार हिस्ट्री देख लेते हैं। शेख हसीना की अगर बात करोगे तो इनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो बहुत अलग रहा है। 1996 में पहली बार जो है शेख हसीना चुन के आती है, पहली बार जो है पॉलिटिक्स में एंट्री करेगी। 2008 में जो है अवामी लीग के अंदर सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनेगी। और फाइनली रिसेंटली आपने देखा था कि थर्ड टर्म के लिए भी प्राइम मिनिस्टर ये नियुक्त की गई थी। और बहुत सारी चीज़ें हो रही है कि जो वॉर में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको जब सिक्योरिटी देने की बात की गई, देखो जितने भी लोगों ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी थी आज़ादी की बांग्लादेश के लिए, वो कहीं ना कहीं अवामी लीग से स्टार्टिंग से जुड़े थे। अब चूंकि वो जुड़े हुए हैं तो ये इनकी पार्टी से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो जब पार्टी से रिलेट करेगा तो ऑब्वियसली लोगों को लगेगा ही कि ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ा वजह यहाँ पे बन के आया। और ये कोई एक दिन का नहीं है। अगर मैंने आपको क्या बोला कि देखो बहुत सारी चीज हुई है। 2013 में भी मास प्रोटेस्ट हुआ था ढाका के अंदर इस चीज को कि चलो आपको रिजर्वेशन कम करो, आप किसी एक कम्युनिटी, किसी एक सेक्शन को आप ज़्यादातर नहीं दे सकते यहाँ पे रिजर्वेशन। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन के टाइम पे भी अच्छा खासा वायलेंट रूप ले लिया था शेख हसीना के टाइम पे। और हर बार जो मुद्दा रहा है वो कहीं ना कहीं रोजगार का ही रहा है। इंडिया के अंदर भी अगर आप बात करोगे तो रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट चूंकि सुप्रीम अथॉरिटी है तो वो कमांड देती रहती है, काम करती रहती है। अभी आपने देखा इंडिया के अंदर भी जो SC/ST कोटा था उसके अंदर क्रीमी और नॉन क्रीमी में 2 पार्ट में उसको भी डिवाइड कर दिया गया। बोला गया एक जनरेशन से ज़्यादा आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। और जब यूथ के फ्यूचर की बात है तो देखो कोई भी जो है रुकने वाला नहीं है। हर इंसान को अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, तो कहीं ना कहीं वो जॉब के पीछे भागेगा, प्रोटेस्ट भी करेगा। ठीक है, अब इंडिया के लिए जो 2-3 कंसर्न यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाता है। पहला ये देखो कि हम जो है दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। ठीक है, और बांग्लादेश को हमने ही लिबरेट किया था, हमारे हेल्प से बांग्लादेश लिबरेट हुआ कहीं ना कहीं। तो अगर हमारा एक ट्रू नेबर अगर किसी संकट में आ रहा है, वहाँ पे अगर तख्ता पलट हो रही है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देके देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों हो जा रहा है, बार बार देखो मैं इसीलिए मैप आपको दिखाता हूं कि अगर इंडिया का लोकेशन देखो
एक तरफ पाकिस्तान है जिससे हमारी बनती नहीं, ऊपर पूरा का पूरा ये चाइना बैठा है, चाइना से भी हमारी नहीं बनती। नेपाल जो है यहाँ पे, नेपाल कभी प्रो चाइनीज बनता है, कभी प्रो इंडिया बन जाता है, ठीक है। भूटान बहुत ही न्यूट्रल सा है, छोटा सा देश है, न्यूट्रल रहता है। अगर आप नीचे देखोगे तो श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट है उसको 100 साल के लीज पे ले लिया है चाइना ने। मालदीव्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें हमने देखी कि वहां पे भी जो प्रो चाइनीज हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखने को मिला। तो एक इकलौता यहाँ पे हमें बांग्लादेश ही दिखता है कि जो कहीं ना कहीं हमें खुल के सपोर्ट करता है हर एक चीज में। और जब से शेख हसीना 2009 में चुन के आई, उसके बाद देखोगे तो हमारा ट्रेड जो है वो बहुत अच्छा बांग्लादेश के साथ होने लगा। बांग्लादेश के मार्केट में जो इंडियन कॉटन जो है, हम जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर, उसका बहुत बड़ा मार्केट है बांग्लादेश के अंदर। तो अगर ये वॉर प्रोन कंटिन्यूसली ये सिचुएशन बनी रही तो कहीं ना कहीं हम वहां पे कॉटन्स को नहीं सेंड कर पाएंगे, ठीक है, उनको हम अपना कॉटन वहां पे नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। साथ साथ अगर हम बात करें तो कॉटन के साथ साथ रिफाइनरी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो जो रिफाइंड प्रोडक्ट जस्ट लाइक पेट्रोलियम वगैरह जो है वो भी हम उसको सप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 2023-24 के ट्रेंड को अगर आप फॉलो करते हो तो दोनों कंट्री के बीच में करीब करीब $13 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है। समझ रहे हो, $13 बिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता ट्रेड के अंदर। और बांग्लादेश जैसी कंट्री के साथ ट्रेड हमारा सरप्लस होता है। तो जहाँ भी ट्रेड सरप्लस है वहाँ से हमें रेवेन्यू होती है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो इसीलिए बांग्लादेश जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अब जब से ये क्राइसिस हो रहा है, दुनिया भर के देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी इस पे। यूरोपियन यूनियन ने भी बोला है कि जल्दी से जल्दी इसको डिजॉल्व किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो इजराइल वाले रीजन में कोई कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहा है, वहाँ पे कंटिन्यूसली वो वॉर जो है एक्सक्लेट ही हो रहा है। रसिया यूक्रेन वाला वॉर भी वहाँ चल रहा है। अगर इंडिया के अंदर, एशिया के अंदर कोई ऐसा सीन क्रिएट हो गया, क्योंकि अगर बांग्लादेश सामने आया है, बांग्लादेश में भी हिंदू अलग हो रहे हैं, सेपरेट होते जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब के सब। अगर अभी चाइना ने या सपोज करो कि पाकिस्तान ने कुछ वहाँ पे हस्तक्षेप करा तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा, फिर एक थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और यही वजह है कि आप देखोगे तो जब अभी विजिट कर रही हैं ये जब स्टे कर रही हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इन्होंने अजीत डोभाल जी से बात की, और अजीत डोभाल ने बात करके क्लियरली राफेल को भेज रहा है, राफेल को डिप्लॉय किया जा रहा है, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर। देखो, राफेल्स डिप्लॉयड एनएसए डोभाल इन एक्शन, हाउ इंडिया शील्डेड शेख हसीनाज फ्लाइट फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट। अब ये तो चीज अलग है कि ये तो खैर यहाँ पे इनके सुरक्षा की बात की जा रही, लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। तो कहीं ना कहीं जब राफेल इन्वॉल्व हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आप समझो कि इंडिया कितना ज़्यादा सोच रहा है, हमारा ट्रेड जा रहा है, हमारा एक अच्छा नेबर संकट में है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं ना कहीं जितना हो सके उसको हेल्प करे, जितनी जल्दी हो सके पावर को रिस्टोर किया जाए, ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे मेंटेन किया जा सके, ठीक है। आई होप आपने सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया होगा कि आखिर बांग्लादेश में वॉर बेसिकली क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों शेख हसीना ने डिजाइन दे दिया, और अभी इंडिया को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है एक सिक्योरिटी का, और इसीलिए इंडिया को जल्दी से जल्दी निगोशिएट करके यहाँ पे एक नेबर्स का एक ट्रू नेबर बन के उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी मैटर को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और प्लीज़ अगर आपको सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को शेयर कर दे दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।